जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा पॉइंट डी है ह्यूमन रिसोर्सेज का। अच्छा, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम अभी स्टैंडर्ड वन को डिस्कस करें, और स्टैंडर्ड वन मैंने आपको बताया था, याद रखने के लिए ये इजी है कि फार्मेसी बनने से पहले जो चीज़ें डिसाइड कर लेनी है वो क्या होनी है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है पोजीशन डिस्क्रिप्शन का। पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज का तुम सोचो कि काम क्या होता है। अगर मैं ध्यान में दोहराओ तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास वो चीज़ें होती हैं कि मतलब उन चीज़ों को डील कर रहा होता है आपकी जॉब से रिलेटेड। यानी हम जब अपॉइंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हॉस्पिटल में या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, तो हमारे पास सबसे पहले जो होता है, हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स पर्सन के साथ ही होता है। एचआर पर्सन मैनेजर के साथ होता है। वो हमारा इंटरव्यू करता है, वो हमें देखता है कि हम जॉब के लिए क्वालिफाई करते भी हैं या नहीं, मतलब एज अ जॉब माइंडसेट है या नहीं हमारा। ये तो नहीं कि हम बहुत ही कोई शहाना मिजाज लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हर कोई अलग माइंडसेट का होता है ना। जॉब माइंडसेट के बंदे अलग है, हमारे पास बिजनेस माइंडसेट के बंदे अलग है। ठीक है। जो हम मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे पास एचआर पर्सन हमें ये चेक करता है। उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ों की डीलिंग्स होती है, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन बनना, ये सारी चीज़ें एचआर डिसाइड करता है। बाकी सबकी मशावरत के साथ ना, लोगों के बाकी डिपार्टमेंट्स को मिला के उनसे बातचीत करके उनके सारे सजेशंस के साथ उनसे मीटिंग के बाद, अच्छा, फिर हमारे पास एचआर पर्सन हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर जो होता है, फिर हमारी सैलरी चेक्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें फाइनेंस डिपार्टमेंट तो कर रहा होता है, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट भी हमारे इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है। ठीक। अच्छा, तो हमारे पास एचआर का सबसे पहला काम आता है पोजीशन डिस्क्रिप्शन। पोजीशन डिस्क्रिप्शन यानी इसमें हमें एएसएचपी गाइडलाइन देता है कि पोजीशन डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। यानी स्कोप ऑफ फार्मेसी है हमारी, पहले वो डिफाइन हो गई। अब स्कोप ऑफ फार्मेसी में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन से एरियाज हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। अब हमारे पास एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डायरेक्टर, फिर एक सीनियर फार्मासिस्ट, फिर जूनियर फार्मासिस्ट, एक इंटर्न फार्मासिस्ट जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं और फिर सपोर्टिंग और हेल्पिंग स्टाफ है। ठीक है। अच्छा, एचआर पर तो हमारे पास जितनी भी पोजीशन डिस्क्रिप्शन है उनकी एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी की सारी डिफाइंड होंगी। एचआर पहले डिफाइन कर देगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी। डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में ये बात कही गई है कि फार्मेसी का जो डायरेक्टर होगा वो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा। ठीक है। और जो है उसकी जो नॉलेज के बारे में हमें बताया गया है कि उसकी जो है कि एक तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, एक एडवांस एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में और हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में। वरना फिर, और उसकी एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एमबीए, एमएचए या एमएस होना चाहिए। मास्टर्स इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है एमएच, और एमबीए हम जानते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। अब जो है, और हेल्थ या फिर उसकी रेजिडेंसी एक बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट की जो है रेजिडेंसी होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है। जो फार्मेसी को उसने एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम किए हो फार्मेसी में। ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें बताई गई है कि वो उसका मिशन, विजन और गोल और स्कोप ऑफ सर्विसेज जो है वो फार्मेसी की नीड्स के ऊपर डिफाइन करेगा। मतलब ये डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी जो है इन सारी चीज़ों को, मिशन, विजन, गोल, स्कोप ऑफ सर्विसेज, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सारी चीज़ें जो डिफाइन करेगा, जो लिखेगा, या जिसकी सजेशन इस बात में मानी जाएगी, वो हमारा जो डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी होगा, उसकी वीटो होगी कह लें, या उसकी पावर होगी उसमें, वो चीज़ डिसाइड करेगा। फिर डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट और अपडेट कर सकता है वो प्लान्स को, या फिर हमारे मिशन, विजन, गोल के स्टेटमेंट को अगर हमें चेंज करना होगा तो वो डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी की मर्जी से होगा, क्योंकि वो लीडिंग पोजीशन पे है, वो मैनेजिंग पोजीशन पे है। फिर हमारे पास आ जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वो हॉस्पिटल के साथ एक्टिवली वर्क कर रहा होगा। यानी देखिए, जब आप अपनी फार्मेसी में काम करेंगे तो आपका एक फार्मेसी मैनेजर होगा, जिसे आप फार्मेसी डायरेक्टर कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फार्मेसी मैनेजर होता है वो सारी बड़ी मीटिंग्स में जा रहा होता है। जब हॉस्पिटल की सारी मीटिंग्स में लोगों को बुलाया जाता है, हर तरह के बातें डिस्कस की जाती है, तो हमारा जो मैनेजर फार्मेसी या डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी वो जाता है, और उसके तमाम डॉक्टर्स के साथ भी लिंक्स होते हैं।
और वो जाहिर है ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एचआर से, फाइनेंस से, इन सारी जगहों से ज़्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। अच्छा, उसके बाद जो है जितनी भी रिसोर्सेज को मैनेज करना है वो डायरेक्टर फार्मेसी करेगा। ह्यूमन फाइनेंशियल नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल प्रोविजन ऑफ फार्मेसी सर्विसेज, इन सारी डोमेन्स के जो काम है इनको मैनेज करना या मोबिलाइज करना, मीन्स इसको फ्लो में लेकर आना, उस काम को चलाना वो डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी की जिम्मेदारी है। और इंश्योर करना कि पेशेंट केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है फार्मासिस्ट की तरफ से, यानी वो हमें गाइड भी करेगा। यूजुअली हमारे पास जो मैनेजर्स होते हैं वो हमें गाइड कर रहे होते हैं, वो हमें सही से समझाते हैं। अक्सर अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि आप लोगों को हर चीज़ रिपोर्ट करनी है, मतलब ऑब्जर्व करके रिपोर्ट करनी है, जैसे मेडिकल ऑडिटर की थी। एज अ मेडिकल ऑडिटर जब मैंने एनआईबीडी में काम किया था तो मुझे रोजाना मैम से हेल्प को रिपोर्ट करके जाना होता था कि आज मैंने क्या देखा, आज क्या प्रॉब्लम्स थी, आज क्या क्या मिसले हुए, या फिर आज कितना काम मैंने किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फार्मासिस्ट पे। फार्मासिस्ट के बारे में भी यही कहा गया है, फार्मासिस्ट जो भी होगा उसकी भी एजुकेशन, वो भी एक लीगली क्वालिफाइड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट होंगे। उनका हेड काउंट जो है, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी में एडुकेट होंगे जो हमारे स्टैंडर्ड से मीट करते होंगे, और या फिर हमारी हॉस्पिटल के पेशेंट फ्लो पर डिपेंड करता है। यानी पेशेंट फ्लो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और एक आगा खान जैसा हॉस्पिटल है या सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक फार्मासिस्ट तो बेचारा नहीं चल सकता। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ वगैरह इन सारी चीज़ों को डील करना डायरेक्टर फार्मेसी की जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल जो हमारे पास फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट तो नहीं काम कर सकता, क्योंकि जाहिर है फार्मासिस्ट उसका काम सिर्फ डिस्पेंस करना तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादातर लोग हम इंडिविजुअल बेसिस पे इस बात का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ डिस्पेंस करना फार्मासिस्ट का काम नहीं है, उसको एरर रिपोर्टिंग, एरर डॉक्यूमेंटिंग, ये सारी चीज़ें भी आएंगी, पेशेंट काउंसलिंग भी है। तो एक फार्मासिस्ट ये कभी नहीं कर सकता अकेले, इवन दो भी कम है। जब पेशेंट का फ्लो सिविल हॉस्पिटल या इस तरह के पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो है हमारे पास मेडिकेशन यूज की नीड्स या पेशेंट हॉस्पिटल के हिसाब से हमें फार्मासिस्ट हायर करने हैं। अगर पेशेंट फ्लो किसी टाइम पे बढ़ जाता है तो टेम्पोररी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी फार्मासिस्ट को हायर किया जा सकता है रिक्वायरमेंट्स की बुनियाद पे, ताकि जो भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अब हमारे पास सपोर्ट पर्सनल स्टाफ है। सपोर्टिंग स्टाफ जो है हमारे पास वो भी जो है टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं बाकायदा, तो उनके कोर्सेज किए हुए हो। एएसएचपी कहता है कि एएसएचपी के कोर्स किया हुआ हो, सर्टिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन हो। फार्मेसी टेक्नीशियन हमारे पास सर्टिफाइड हो एएसएचपी एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स के थ्रू, या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन सर्टिफिकेशन बोर्ड से, या फिर हमारे पास स्टेट बोर्ड से होते हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान में भी टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं बाकायदा और जो एक्रेडिटेड होते हैं। कुछ कंट्रीज में ये भी होता है कि फार्मेसी टेक्नीशियन क्योंकि सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तो थर्ड ईयर के फार्मासिस्ट, सेकेंड ईयर के फार्मासिस्ट को हायर किया जाता है, ग्रेजुएट फार्मासिस्ट को, जिनको इंटर्नशिप पे रखा जाता है। उन्हें एज अ टेक्नीशियन काम करने की इजाजत होती है, क्योंकि उनके पास फुल अथॉरिटी नहीं होती है एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो वो हमारी एज अ टेक्नीशियन हेल्प भी करते हैं वो फार्मेसीज में, और वो सीख भी रहे होते हैं, तो ये तरीका भी होता है। तो अच्छा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है हमारे सारे स्टाफ की होनी चाहिए फार्मेसी की, टाइम टू टाइम बेसिस पे। आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल्स में यूजुअली डॉक्टर्स की ट्रेनिंग बहुत होती होती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ही ऑर्गेनाइज करा रही होती हैं अक्सर। अच्छा, कोई पेंडेमिक आएगा तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होगी, तो इसमें एएसएचपी रिकमेंड करता है कि अभी कोई पेंडेमिक है, कोई एपिडेमिक चल रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूड एजुकेशन है, सीईज है, सीएमईज है, वो हमारे तमाम फार्मेसी स्टाफ के हिसाब से उनकी नॉलेज और उनकी उनसे रेलेवेंट कोर्सेज टाइम टू टाइम हॉस्पिटल्स में होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ पर्सनल जो भी है, जॉब रिलेटेड क्वालिफिकेशन और प्रायर परफॉर्मेंस की बेसिस पे सिलेक्शन और जो है रिक्रूटमेंट होगी स्टाफ की, और उनको रिटेन किया जाएगा, उसके ऊपर वो किया जाएगा। अगर पेशेंट अगर जो है फार्मासिस्ट हमारे पास, अच्छा अगर हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो जाने की करता है, जाने का कहता है या वो रेजिग्नेशन दे रहा होता है, तो हमारा जो है जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वो उस चीज़ को ध्यान में रखेगा या उसको रिटेन करने की कोशिश करेगा। जो रिटेंशन पॉलिसीज होती है हमारी,
ह्यूमन रिसोर्सेज में ना हर हर ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च पॉलिसीज होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पर ध्यान नहीं भी दे पाती, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा अगर अच्छा स्टाफ चला जाएगा तो क्या, कि उसके इंटरव्यूज होते हैं दोबारा से, तमाम इंटरव्यू से पहले सेशन मीटिंग्स होती है बाकायदा, बड़े बड़े क्या कहते हैं हमारी अपर लेवल के लोगों के साथ, और वो उसे रिटेन करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, वजह पूछते हैं, और अगर सैलरी या किसी चीज़ का इशू है तो सैलरी बढ़ाने की भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। अच्छा, उसके बाद पर्सनल्स की हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ पर्सनल्स के ऊपर हम बात करेंगे कि ओरिएंटेशन उनकी पूरी हर चीज़ जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह उन्हें बताई जाए। अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ पर्सनल्स यानी कोई भी नया स्टाफ आया हमारे पास, न्यू स्टाफ आया होगा तो पूरी पॉलिसी होगी उसकी, कैसे किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन होगी, या सारा काम समझाया जाएगा, हर चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइन की जाएगी, और जो है उस इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को भी मजीद एवेल्युएट किया जाना चाहिए। अगर अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि आपके पास जो है फॉर्म्स इवेल्युएट करने के फॉर्म्स होते हैं, प्रायर इवैल्यूएशन फॉर्म्स, और उसके बाद फिर प्री एंड पोस्ट सेशन जो है हमारे पास इवैल्यूएशन फॉर्म्स होते हैं कि आपको कितनी बातें समझ आई हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितनी बातें पता है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। तो ये इवैल्यूएशन प्रोग्राम्स भी होंगे, ओरिएंटेशन पर्सनल्स की, इस पर ध्यान रखा जाए। फिर हमारे पास वर्क स्केड्यूल एंड असाइनमेंट्स है। वर्क स्केड्यूल एंड असाइनमेंट्स की बात कहते हैं कि जो भी है ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन हमारा फार्मेसी डायरेक्टर करेगा कि किसके वर्क स्केड्यूल्स क्या होंगे, हमारा रोटा बनता है, रोटेशन चार्ट बनता है, कि किसकी रोटेशन कहाँ होगी, कब होगी, फिर सारी और वर्कलोड के हिसाब से किसके ऊपर कितना काम डाला जाए, किसके ऊपर कौन, मतलब इक्विटी के साथ, इक्विटी के साथ, यानी मेंटल कैपेबिलिटी, उसके काम, उसकी सैलरी, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये जो है ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, वो जो डिफाइन करेगा। हम ये नहीं कर सकते टेक्नीशियन को चलो भाई इसको सारा काम आ गया, इसको फार्मासिस्ट की जगह दे देगा, नहीं देंगे। हमारी जो हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करेंगे। ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, टाइमली परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता रहेगा। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट होते हैं हर फार्मेसी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, हॉस्पिटल के अपने होंगे और फार्मेसी डायरेक्टर सेट करेगा फार्मेसी के अपने, कि हम भाई इतने 3 सालों में हम इतना इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन चार्ट्स होंगे, और हर किसी का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान होगा हर इंडिविजुअल का। ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल बेसिस पे भी वो परफॉर्मेंस को एवेल्युएट फार्मेसी डायरेक्टर करता है, और हमारे पास फार्मेसी लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी, जो हमारी मतलब हमारा जो छोटी सी फार्मेसी है, या फार्मेसी के पूरे जो है डिपार्टमेंटल लेवल कहेंगे इसको हम, डिपार्टमेंटल लेवल पर भी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की इंडिकेटर्स के तहत फार्मेसी डायरेक्टर करेगा। और अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है उसके लिए भी खास पॉलिसीज होंगी कि उस वक्त क्या किया जाए। Ethical conduct के standards of ethical conduct shall be established, and there shall be procedures for educating all pharmacy staff regarding these standards. यानी अच्छा, स्टैंडर्ड्स वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स जो है क्या कहते हैं, एथिकल कंडक्ट जो है हमारे पास, वो जो है हम प्रॉपरली स्टेब्लिश्ड होंगे एथिक्स वगैरह के हिसाब से, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एथिकल कंडक्ट पॉलिसीज जो है उनको पूरी स्टाफ को कम्युनिकेट किया जाएगा। ये बात पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में ये बातें पहले ही कह दी गई थी कि एक मैनुअल बनाया जाएगा जो हर स्टाफ के पास होगा, क्योंकि इसके तमाम सारे स्टैंडर्ड्स, तमाम अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनको यहाँ के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए। और ये एथिक्स भी कहती है कि स्टाफ को क्लियरली कम्युनिकेट किया गया हो, एक मैनुअल हो, तो इस तरह टाइमली वो रिवाइज भी करते रहेंगे, उसे अपडेट भी करते रहेंगे, हमारा स्टाफ की भी पार्टिसिपेशन इसमें रहेगी। अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एएसएच भी कहता है कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मुराद कि अगर डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी कोई बात कोई रूल सुन के आता है, कोई पॉलिसी सुन के आता है, इस दफ़ा क्या होने वाला है ये सुन के आता है, तो वो
क्लियरली कम्युनिकेट करेगा। अब ये कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बोर्ड्स होते हैं, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, मीटिंग, स्टाफ की मीटिंग बुलाई हो, बुलेटिन बोर्ड्स के थ्रू जो है इफेक्टिवली अपने स्टाफ से हर चीज़ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है फैसिलिटीज। एक फार्मेसी में, फार्मेसी से रिलेटेड फैसिलिटीज एक हॉस्पिटल में कौन कौन सी होनी चाहिए। फैसिलिटीज की हम बात करें तो हमारे पास जो है पहले फार्मेसी में एक जो फैसिलिटी होनी चाहिए, तो एक तो प्रॉपर फार्मेसी होनी चाहिए। यहाँ पे इक्विपमेंट, सप्लाई, रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो दवाएं हैं वो प्रॉपरली शेल्फ में सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर वगैरह सब कुछ जो है प्रॉपर होना चाहिए। अब फैसिलिटीज में और क्या चीज़ें आ जाती है हमारे पास, मेडिकेशन स्टोरेज एंड प्रिपरेशन एरिया। मेडिकेशन स्टोरेज यानी हमारे पास प्रॉपर रेफ्रिजरेटर्स है या नहीं। अगर हमारी दवा जो है वो उसे डार्क में या किसी एम्प्यूल में रखना है, या प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, उनका फ्रीजर अलग होना चाहिए, इसका टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए और वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। कैलिब्रेटेड आप जानते हैं, कैलिब्रेशन हम इंस्ट्रूमेंट से कर रहे होते हैं ताकि वो टाइमली कर रहे होते हैं, ताकि वो उनका हम देख सकें कि जो है दवाओं के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से है या नहीं, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या फिर हमारी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही कूलिंग दे रहा है और उसकी रीडिंग दे रहा है या नहीं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर हमने किसी पेशेंट को 1 घंटे के लिए ट्रैवल करने को हम आइस बैग देते हैं, आइस बैग अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और अंधेरे, अगर कोई मेडिकेशन अंधेरा मांगती है, डार्क में रखने की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके लिए इसके हिसाब से भी जो है डार्क एरियाज अलग रखेंगे। हमारे पास प्रॉपर्ली शेल्फ्स मेंटेन होंगे। फिर कंपाउंडिंग एरिया आ जाता है हमारे पास। कंपाउंडिंग एरियाज का टेम्परेचर अलग होना चाहिए। इसमें इधर के सप्लाईज अलग होने चाहिए। यहाँ पे लेबलिंग के लिए प्रॉपर तरीका हो, स्टेराइल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए प्रॉपर एरिया मौजूद हो जो कि वाकई स्टेराइल हो, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट वो रजिस्टर्ड एरिया हो। उसके बाद जो है हमारे पास हजार्डस ड्रग प्रोडक्ट के लिए भी प्रॉपरली मेंटेन कंपाउंडिंग एरियाज हो। वहाँ पे वैक्यूम हुड्स अवेलेबल हो हमारे पास। वहाँ पे रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बहुत ही एजुकेट हो, रूम टेम्परेचर। पेशेंट असेसमेंट एंड कंसल्टेशन एरिया, आप जानते हैं पेशेंट असेसमेंट एंड कंसल्टेशन एरिया क्यों जरूरी है। हमारे पास आपने लिखा होगा, ये दवागों ने बात बहुत अच्छी स्टार्ट की है। कंसल्टिंग एरिया, कंसल्टेशन फार्मासिस्ट भी रखे हुए होते हैं। मैंने कहीं देखे थे, मैं दवागों की एक आउटलेट पे गई थी, तो उससे बहुत ही अच्छा होता है कि जो है इस तरह पेशेंट की नॉलेज बढ़ती है, यानी वो जो चीज़ लेकर जा रहा है उसके लिए वो माइंडफुल होगा लेते हुए। इवन अगर वो कोई ओटीसी प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, इवन इफ इट्स ओनली अ ड्रग प्रोडक्ट, इवन इफ इट्स ओनली अ टॉपिकल प्रोडक्ट, ठीक है। आप जैसे इवन अगर वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो जो कि फार्मास्यूटिकली जैसे डर्मेटोलॉजी में रिकमेंड किया जाता है, आप उस पर भी कंसल्ट करोगे और बहुत अच्छा कंसल्ट कर सकते हो। आई यूज्ड टू डू दैट। in fact pharmacies में जाके I'm very much well versed in cosmetic chemistry और cosmetics, तो cosmetic medications के बारे में मैं काफी मतलब कंसिडरेबल नॉलेज रखती हूँ। मतलब काफी अपने इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा काफी पढ़ा हुआ है, तो उस पर भी आप कंसल्ट कर सकते हो, इवन इफ दे आर टेकिंग इट एज अ टॉपिकल एजेंट। ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास ऑफिस मीटिंग स्पेस होनी चाहिए, जो कि हमेशा नहीं होती। ऑफिस मीटिंग स्पेस, प्रॉपर ऑफिस, यूजली हमारे पास जो मैनेजर का रूम होता है वही इतना बड़ा होता है, उसमें हमारे पास प्रॉपर चेयर्स और फैसिलिटी मौजूद होती है जिसमें हम मीटिंग कर सकते हैं। जिसमें हमारा हमारा मैनेजर हमसे कम्युनिकेट करे या हम आपस में डिस्कस करें, यानी जैसे अभी पेंडेमिक आया उसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डायरेक्टर मिलती है तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करूँगी। कौन से पेशेंट्स को पहले हमें डील करना है, अगर पेशेंट की लाइन लगी हुई है और पीछे इमरजेंसी रूम में, मेरी फार्मेसी में इमरजेंसी रूम फार्मासिस्ट भी और फार्मासिस्ट भी थी। फार्मेसी की जॉब के दौरान अगर मुझे कोई
ACS प्रोटोकॉल किसी को दिलवाना है या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, हाइपोटेंसिव इमरजेंसी या कोई मसला, तो फिर जो है मैं फिर वहाँ पे ज़्यादा अपनी अपनी सारी अटेंशन सबसे पहले वहाँ डाइवर्ट करूँगी। कोई गनशॉट का पेशेंट आएगा तब उसकी तरफ हम अटेंशन अपनी डाइवर्ट करेंगे। तो इस तरह की मीटिंग्स होती है, इसमें हमें सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे मलेरिया दिसंबर नवंबर के करीब आ जाता है, मलेरिया टाइफाइड वगैरह इन सब के जो है आउटब्रेक होता आता है पाकिस्तान में। तो फिर उस टाइम पे हम मीटिंग उससे पहले करें तो ये वाला स्टॉक इतना हो, तो फिर आप जो है हमें फॉरन कम्युनिकेट करोगे कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी है मीटिंग करना। उसके लिए एक मीटिंग स्पेस, ऑफिस मीटिंग स्पेस जरूरी होता है। फिर हमारे पास फैसिलिटीज में हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स मौजूद है। यहाँ से हम थोड़ी सी IT टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ओके, हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम में हम बात करेंगे कि जो ऑटोमेशन हो रही है, जो मशीन हमारे पास ऑटोमेशन के लिए यूज हो रही है, वो हमारे पास जो है प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हो, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइंस के हिसाब से हो, उनकी प्रॉपर पॉलिसी हो, उन्हें कितने दिनों बाद उनका चेकअप करवाना है, उनको चेक करवाना है, कितने दिनों बाद उनकी सर्विसेज करवानी है। उनकी सर्विस देखिए, मशीनें वगैरह सर्विसेज भी मांगते हैं, उनकी सर्विस, उनकी वैल्यूएशन, सिलेक्शन और उनके यूज और उनकी कैलिब्रेशन के जितने भी मेथड है वो डिफाइंड पॉलिसी प्रोसीजर्स में मेंशन होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात कही जाती है कि हमारे पास जो है कंप्यूटर्स जो है हमारे पास कंप्यूटर्स जो है अपडेटेड और अच्छी वर्किंग कंडीशन में कंप्यूटर्स जो है वो अवेलेबल हो। उनके अंदर जो हमारे पास हेल्थ सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बिलिंग के, ऑर्डर एंट्री के, ये सारे जो है उसमें प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो, और उनका जो भी वर्क फ्लो हो जो है हमारी डोज रेंजेस वगैरह, ये सारी ऑर्डर सेट्स, टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें उस कंप्यूटर के अंदर मेंशन हो। अच्छा, वैसे तो एक और अच्छी बात भी ये होती है कि हाँ, उसके अंदर डेटाबेसेस भी मौजूद हो। तो ड्रग इंफॉर्मेशन के मतलब हमारे पास जैसे अगर कोई पेशेंट काउंसलिंग के लिए आया है, हमें फॉरन कोई रेफरेंस हमें देखना है, तो हम उस कंप्यूटर के थ्रू देख सकें। उसमें हमारे पास सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं जो भी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है फॉर करेक्ट कंसल्टेशन। ठीक है, फिर हमारे पास ड्रग इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक तो हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, ड्रग इंडेक्स, रेफरेंस बुक्स, फार्माकोलॉजी की बुक्स, ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, फिजिकल फॉर्म में भी और ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, क्योंकि इंफॉर्मेशन स्कैन करना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा ईजी है। एक एजुकेट स्पेस होनी चाहिए ड्रग इंफॉर्मेशन एरिया की, करंट रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। हमारे पास न्यूज़ लेटर्स, गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस वगैरह, कुछ बाहर ये होता है कि SHP की बुक्स होती हैं, वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट ड्रग इंफॉर्मेशन जो है, उनकी रिसोर्सेज रेडली फार्मासिस्ट को अवेलेबल होनी चाहिए। डेटाबेसेस है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ हमारे फार्मासिस्ट को रेडली अवेलेबल होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हर तरह का रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेशन के हिसाब से, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज के हिसाब से, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है इसीलिए भी ज़रूरी होता है कि रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे तो हम फिर अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन दिखा सकते हैं। हम उनकी क्या कहते हैं, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के थ्रू हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम अपना प्रूव कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास MSDF मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस और इक्विपमेंट से रिलेटेड हमारे तमाम फार्मेसिस्ट के लाइसेंस, जो कि सर्टिफिकेशन जो है फार्मेसी की सर्टिफिकेशन, उसके बाद इक्विपमेंट की सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों के रिकॉर्ड हमारे पास जो है वो मेंटेन होने चाहिए। उसके बाद एक और एक बात आ जाती है कमिटी इन्वॉल्वमेंट। कमिटी इन्वॉल्वमेंट यानी एक फार्मासिस्ट जो होगा या हमारे फार्मेसी स्टाफ जो है, हर तरह की कमेटी, यानी हमारे पास फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कम्युनिटी, उसके बाद जो हमारे पास कमेटी होती है, न्यूट्रिशन कमेटी होती है, अगर किसी हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट की कमेटी, उन सारी चीज़ों में फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होनी चाहिए और उसको लाजमी बनाए। और पेशेंट केयर से रिलेटेड जो कमिटीज हैं उनमें भी फार्मासिस्ट का रोल डिफाइंड होना चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में, और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है स्टैंडर्ड 1 कंप्लीट होता है। इसके बारे में देख भी लिया, फार्मासिस्ट shall be a member of and actively participate in hospital and health system committees responsible for establishing, implementing medication related policies, procedures, as well as those committees responsible for the provision of patient care, including इन committees के नाम है PNT community,
कमिटी, इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल, पेशेंट केयर, मेडिकेशन यूज इवैल्यूएशन, इसके लिए इसमें तो फार्मासिस्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हमारे पास मेडिकेशन सेफ्टी कमेटी, न्यूट्रिशन एंड पेन मैनेजमेंट कमेटीज, एनी अदर इक्वल्स। आईटी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो काम होता है उसमें भी फार्मासिस्ट का होना लाजमी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी फार्मासिस्ट हो मौजूद। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिटीज आर देयर इक्वलेंट्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिटीज में भी फार्मासिस्ट का रोल हो सकता है। यानी आईटी से रिलेटेड कोई नई चीज़ लेकर आनी है, हो सकता है कि फार्मासिस्ट करने के लिए बहुत एडवांस्ड हो, इन द सेंस के फार्मासिस्ट जैसे हमारे जब नए सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं तो यूजुअली आई यूज्ड टू हैव माय हॉस्पिटल, आई यूज्ड टू लाइक डिस्कस एंड सजेस्ट माय हॉस्पिटल के कि किस तरह से मतलब सॉफ्टवेयर में क्या चेंजेस होने चाहिए। तो मैं आईटी कमिटी में अगर मेरा मेंबर होगा, एक फार्मेसी का मेंबर होगा इन्वॉल्व, तो वो हमारी चीजें बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकेगा आईटी आईटी के डिपार्टमेंट में कि भाई क्या उनसी चेंजेस लानी चाहिए, क्या अपडेट होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम और ये वो। तो अब स्टैंडर्ड 2 पे आएंगे हम, मेडिकेशन यूज पॉलिसी डेवलपमेंट।